आवाज़ आ रहा है? अरे देखिए, अरे अब पंचायत बंद कर दो तुम लोग। हेडिंग है बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए, बायो-सेवर्ट दो साइंटिस्ट हैं, एक बायो है और एक सेवर्ट है, और दोनों ने मिलकर ये नियम दिया था, इसलिए बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट का नियम है क्या, इसको समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के निकट एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा पढ़ लिया है ना? ये किसका प्रयोग था? ओर्स्टेड का प्रयोग था ना। ओर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओर्स्टेड ने कंफर्म कर दिया। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी गणना करने के लिए दो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने भी नियम दिया कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कितना उत्पन्न होता है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, सभी लोगों को पता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? टेस्ला। तो कितना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी की गणना करने के लिए ये बायो और सेवर्ट ने नियम दिया। तो इसमें लिखा जाता है कि ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा यह निश्चित किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया, और उस नियम को हम बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। और ये नियम भी प्रयोग पर आधारित था। तो इन्होंने भी प्रयोग करके ही नियम दिया, और ओर्स्टेड ने भी प्रयोग करके ही कंफर्म किया था कि चालक तार के निकट क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब समझते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट ने एक चालक तार लिया, इस तरह से लंबा चालक तार है, बीच में का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। तो यह एक चालक तार है, मतलब कि ये आगे और भी है और यहाँ नीचे भी और है, और इस चालक तार में आई धारा बह रही है। चालक तार में कितना धारा बह रहा है? तो जब किसी चालक तार में धारा बहेगी तो ओर्स्टेड के नियमानुसार, उनके प्रयोग के अनुसार, इनके निकट में कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो इनके निकट में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमको ये देखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, और यही आपका किसका नियम होगा? बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया कि एक चालक तार का एक छोटा सा चालक खंड लिया। छोटा सा खंड मतलब छोटा सा एकदम टुकड़ा ले लिया। चालक खंड पर छोटा सा, जिसे बोलते हैं चालक खंड, एक छोटा सा चालक खंड लिया, और चालक खंड की लंबाई कितना थी? डेल्टा एल। इसमें धारा कितना बह रहा था? आई। तो इन्होंने, जैसे कोई भी कैलकुलेशन आप छोटे के लिए कर लेते हैं ना, तो कितना भी लंबाई का करना होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो बायो-सेवर्ट ने जो है चालक तार का कितना हिस्सा लिया? डेल्टा एल। और डेल्टा एल में कितना धारा बह रहा है? आई। तो इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम यह मान लेते हैं कि इस चालक खंड से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। कितने दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, और वहीं उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B उत्पन्न हो रहा है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र को B से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा खंड न लिए हैं, छोटे खंड के द्वारा ही चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो छोटे खंड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा निकलेगा? छोटा निकलेगा। तो हम इसको क्या मान लिए हैं? डेल्टा B। तो इसमें क्या क्या मान लेगा? देखिए, तो एक चालक तार है, इसमें धारा कितना बह रहा है? आई। इस चालक तार का हम छोटा सा अल्पांश लिए हैं। अल्पांश का मतलब होता है अल्पांश छोटा भाग। वो कितना लिया गया है? डेल्टा एल। और हम डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या माने हैं? P माने हैं। और हम यह माने हैं कि इस छोटे खंड के द्वारा यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? डेल्टा B। इसमें कोई दिक्कत? अब
जो यह बिंदु P है, यह छोटा सा आपका अल्पांश है जिसको हम सूक्ष्म छोटा खंड कह रहे हैं। तो इसमें देखिए ये धारा की दिशा है, ये देख रहे हैं धारा की दिशा, और ये हमारे बिंदु की दिशा है, माने बिंदु की तरफ ये लाइन है और धारा की तरफ ये लाइन है। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, इस कोण को क्या मान लिया जाएगा? थीटा। अच्छा, अगर आप सीधा मानेंगे तो थीटा, तभी तो यहाँ पर कोण बनेगा जी। कैसे भी मानेंगे तो कोण तो यहाँ पर बनबे करेगा। तो वो जो कोण बन रहा है उसको हम क्या मान ले रहे हैं? थीटा। तो हम क्या क्या मान लिए इसमें? एक चालक तार है, उस चालक तार का एक छोटा सा खंड डेल्टा एल मान लिए। इसमें कितना धारा बह रहा है? आई। इस चालक खंड से थीटा कोण पर ध्यान देना, चालक खंड से थीटा कोण पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और हम मान लिए हैं कि वहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? डेल्टा B। इतना ठीक है ना? अब बायो-सेवर्ट ने बताया कि यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा B, यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B होता है वो इस चालक खंड में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। उन्होंने सबसे पहला प्रयोग क्या किया? उन्होंने पहला प्रयोग करके रिजल्ट यह दिया कि इस चालक खंड आपका जो भी है डेल्टा L, इस डेल्टा L के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है डेल्टा B, वो किसके समानुपाती होता है? तो इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर धारा का मान बढ़ाया जाए ना तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे धारा का मान घटाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? घटेगा। इतना ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है वह इस अल्पांश आपका कितना है? डेल्टा L, उसके भी समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चालक खंड की लंबाई, अरे बढ़ के ही ना लंबाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये डेल्टा L जो लंबाई है आपका छोटा खंड, उसी लंबाई के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबाई बढ़ा देंगे, चालक खंड की लंबाई बढ़ा देंगे, तो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दो चीज़ कन्फर्म हुआ कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक खंड की लंबाई के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब कि धारा बढ़ाएंगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इतना ठीक है? उसके बाद फिर उसने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस धारा, देखिए चालक में बहने वाली धारा तथा बिंदु P की जो दिशा है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, उस कोण के ज्या के, कोण का ज्या मतलब साइन थीटा, कोण को हम थीटा मान रहे हैं ना, और उसका ज्या मान रहे हैं तो हमें मान रहे हैं कि साइन थीटा हो गया। तो डेल्टा B जो होता है वो साइन थीटा के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे कोण बढ़ेगा उस हिसाब से आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? और थीटा का मान बढ़कर कितना हो सकता है? साइन थीटा में साइन थीटा का मान जो है ना हाईएस्ट 1 से अधिक नहीं होता है कभी भी। साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। तो ये भी मतलब 1 तक जाके बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 3 चीज़ रहा। चौथा ध्यान से देखिए, जो डेल्टा B होता है वह ये जो दूरी देख रहे हैं ना R, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड से जो दूरी है या दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r² होता है। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो दूरी बढ़ाने का मतलब कि हम इस चालक खंड से थोड़ा दूरी पर निकाल रहे हैं। तो जैसे जैसे चालक खंड से दूर जाएंगे ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। ऐसा होता है। प्रभाव शून्य होने का मतलब ऐसा नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा।
जैसे चुंबकीय सुई बताता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, वो नहीं बताएगा, ये ध्यान देना। मतलब कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 उसने अलग अलग प्रैक्टिकल करके 4 रिजल्ट निकाला। क्या क्या निकाला कि किसी चालक तार के जो चालक खंड होता है, उस चालक खंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक खंड में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अच्छा, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं इसको। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं या चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। जिस तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए चाहे वैद्युत क्षेत्र कहिए, उसी तरह इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। अब वहाँ पर ई से दिखाया गया था, यहाँ पर किसे दिखाया जा रहा है, बी से। तो बायो सावर्ट के अनुसार किसी चालक तार के छोटे से खंड में उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र उस चालक खंड में प्रवाहित धारा के समानुपाती, उस चालक खंड की लंबाई के भी समानुपाती, साथ ही साथ उसमें बहने वाली धारा तथा इस बिंदु की दिशा के बीच जो बनने वाला कोण है, उस कोण के साइन के समानुपाती, और उस बिंदु की जहाँ पर हमको ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों चारों समीकरणों को एक में मिला दें, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, तो क्या हो जाएगा जी, डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r²। और सभी लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है। तो डेल्टा बी इक्वल टू नियतांक आता है μ0/4 पाई। नियतांक क्या आता है, μ0/4 पाई। ये नियतांक है μ0/4 पाई। बाकी आई डेल्टा एल साइन थीटा आप पूरा का बटा r² कर सकते हैं। इस तरह से आई डेल्टा एल साइन थीटा आप पूरा का बटा, ये जो आप सूत्र पाए हैं इसी को बोलते हैं बायो सावर्ट का नियम। और इसी सूत्र की सहायता से हम लोग किसी चालक खंड के निकट जो है कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। जो आप डेल्टा बी लिखे हैं ना, इसको डीबी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल, अरे छोटे खंड को डीएल से दिखाते हैं, चाहे डीएल साइन थीटा बटा r², इतना ठीक है। और जो आपका μ0/4 पाई है, ये क्या है, नियतांक है। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ μ0/4 पाई एक नियतांक है, और μ0/4 पाई का जो मान है वो होता है 10⁻⁻⁷। वैसे तो μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ध्यान देना, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो 4 पाई से भाग भी तो हो रहा है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो ये हो जाता है 10 आप भेज न दीजिए 4 पाई को उधर, तो μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ नहीं हो जाएगा। तो जब μ0/4 पाई का मान रखने का समय आएगा तो रख दें कितना, μ0/4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷। इतना ठीक है, लिखा जाए इसको 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अरे छोड़ो ना, क्या फ़र्क, हम वही तो बता रहे हैं। μ0 का मान रखेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो 4 पाई से 4 पाई काट देंगे तो 10⁻⁷ ही तो बचेगा। तो देखो ये समझदार बालक है। चलिए देखिए,
तो हम लोगों ने फार्मूला निकाल दिया, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये इस छोटे से खंड चालक खंड के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, वैसे टेस्ला एक बड़ा मात्रक है। मूल मात्रक हम लोग जब निकालेंगे ना इसका, तो ये भी आ जाएगा किस में, किग्रा मीटर सेकेंड, इसमें सब में चल जाता है। यानी तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर मीटर हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर। और हम लोग क्या लेते हैं, टेस्ला ही लेते हैं। तो अब ध्यान से देख लीजिए इसको, डेल्टा बी इक्वल टू निकल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर टेस्ला। अब अगर हम ये कहें कि जो आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं ये धारा की दिशा में ही निकालिए, मतलब कि जो बिंदु P है ना वो यहाँ हो इस तार पर ही, समझ रहे हैं। बिंदु P अगर इस तार पर लेंगे तब तो कोण 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना कोण। तो यदि प्रेक्षण बिंदु धारा की दिशा में हो, प्रेक्षण बिंदु धारा की दिशा में हो, तो ये तभी हो सकता है जब थीटा इक्वल टू या तो 0 हो और नहीं तो 180 डिग्री हो। तो उस कंडीशन में डेल्टा बी का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 0 बाई आर स्क्वायर, और साइन 0 का मान 0 होता है। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि चालक खंड में जो प्रवाहित धारा है उसी की दिशा में या चालक खंड की दिशा में या उससे 180 डिग्री पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं है, शून्य मतलब क्या है, होता ही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके निकट अगल बगल में होता है, ठीक इसके सामने अगर तार पर ही लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। और यदि हम चालक खंड के ठीक लंबवत ले, सामने एकदम ठीक लंबवत, तब तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये कब होगा, हम चालक खंड है मान लीजिए और हमारे सामने ठीक क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो 90 डिग्री का ना कोण बन रहा है यहाँ पर, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो फिर हम लोग का जो सूत्र बनेगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 बटे आर स्क्वायर, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर। बस इतना ही होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, साइन 90 का मान 1 रखिए, 1 से गुणा कर दिए तो रिजल्ट ही ना मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र एकदम न्यूनतम हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है न्यूनतम। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र एकदम क्या हो जा रहा है, अधिकतम हो जा रहा है। तो अगर कभी भी सवाल में ये पूछे कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए ना, तो थीटा सीधा कितना रखेंगे, 90 रखेंगे। मतलब ये फार्मूला लगा लेंगे, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर, उसमें साइन थीटा नहीं रहेगा। कब पूछे तो, अधिकतम पूछे तो ये फार्मूला लगा लेंगे, और न्यूनतम तो एक लाइन का है, न्यूनतम 0 हो जाता है। कम से कम कितना होगा, तो कम से कम उतना होगा कि नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, 0 होगा। और अधिकतम कितना होगा, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर। तो नीचे आप रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क